सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ ई पाठशाला। दिस इज़ अश्वनी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 6th क्लास की साइंस। और ये हमारा चल रहा है 9th चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटाट्स। मतलब जो जीव जंतु है उनकी कैरेक्टरिस्टिक और उनके हैबिटाट यानी किस जगह पे वो किस तरीके से रहते हैं, अब हम इस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारी टर्म ऑर्गेनिज्म। सबको पता है ऑर्गेनिज्म क्या होता है। नॉर्मल सी चीज़ है, कोई भी लिविंग थिंग है उसे हम ऑर्गेनिज्म कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल हर तरीके का प्लांट एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, क्योंकि वो एक लिविंग थिंग है, वो ग्रोथ शो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो वो एक लिविंग थिंग है, एक्सक्रीट करता है, ठीक है। और ऑब्वियसली ह्यूमंस लिविंग थिंग है, तो ह्यूमंस भी ऑर्गेनिज्म हुए। किसी भी तरीके का इंसेक्ट, बर्ड्स, कितने भी जानवर आप देख रहे हैं आसपास जो लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग के कैरेक्टर्स शो करते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपने सुना हो, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है, वो भी एक ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों शो करते हैं। तो जो भी चीज़ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन शो कर रही है वो एक ऑर्गेनिज्म है। अब आता है ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। अब ये ऑर्गेनिज्म किस तरीके की सराउंडिंग में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं द डेजर्ट्स हैड कैमल्स, द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक। तो एक डेजर्ट एक अलग तरीके की सराउंडिंग है जहाँ पानी की कमी होती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। वहाँ कौन से एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म रहते हैं? जैसे कैमल्स रहते हैं, माउस और स्नेक भी रहते हैं, कई तरीके के छोटे छोटे जीव जंतु। प्लांट्स में ले लो तो कैक्टस रहता है। माउंटेन्स की तरफ आ जाओ तो गोट है, याक है, हमारे पास लेपर्ड है, और अलग अलग तरीके के पेड़ जो लंबे लंबे होते हैं, ओक्स और देवदार के पेड़ होते हैं। पुरी पुरी जो उड़ीसा में एक जगह है, पुरी, ठीक है, हैड सम अदर क्रीचर्स, क्रैब्स ऑन द बीच एंड सच अ वेराइटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी एंड देन देयर डिड seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations, ठीक है। तो अब जैसे पूरी गए, पूरी एक कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया मतलब वो समुद्र के तट पर है ना, समुद्र के बगल में, मतलब उसके पास में समुद्र है। तो वहाँ पे आपने बीच पे देखा होगा, आपको क्रैब्स मिलेंगे, कई तरीके के जानवर, श्रिम्प्स मिलेंगे, और सी में फिशेस मिलेंगी जो फिशरमैन मतलब मछुआरे पकड़ते हैं मछलियाँ, ठीक है, वहाँ पे सी में वो मिलेंगी। और कुछ कॉमन जैसे एंट, ये आपको इन तीनों जगह पे, पूरी में भी मिलेगी, डेजर्ट में भी मिलेगी, माउंटेन में भी मिलेगी। तो इस तरीके से कुछ कॉमन ऑर्गेनिज्म भी हैं, ठीक है। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन। प्लांट्स भी डिफरेंट है, देखो कैसे। डेजर्ट में आपको मिलेंगे कांटेदार प्लांट्स, जैसे हो गया कैक्टस। अगर माउंटेन्स की तरफ आओगे तो प्लांट आपको लंबे लंबे मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप आसान भाषा में समझो, जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा हो, उस तरीके के प्लांट्स होंगे, लंबे लंबे इस तरीके के, ऐसे लंबा गया प्लांट, ठीक है। इस तरीके के प्लांट आपको डेजर्ट में, ओ सॉरी, माउंटेन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आप अगर पुरी आते हो तो वहाँ पे घने जंगल होंगे, प्लांट्स होंगे, डार्क ग्रीन कलर के प्लांट्स होंगे, ठीक है। और नॉर्मल प्लांट्स, नॉर्मल ट्रीज जैसे हम बनाते हैं इस तरीके के ट्रीज होंगे, ठीक है। तो अलग अलग रीजन में प्लांट्स भी अलग अलग होते हैं, एनिमल्स भी अलग अलग होते हैं, कुछ कॉमन भी होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा एंट, ठीक है, आंट पुरी में भी वही थी, डेजर्ट में भी वही थी, माउंटेन्स में भी वही थी। उनके एडेप्टेशन भले अलग अलग हों, ठीक है। वट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दीज रीजन, वर दे सेम? क्या सराउंडिंग्स सेम थी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। पुरी में सी है, ठीक है, कोस्टल एरिया है वो, और माउंटेन भी अलग है, ठीक है। माउंटेन के पास रिवर या आपको वाटरफॉल्स मिलेंगे। और फिर अगर डेजर्ट में आ जाते हो तो वहाँ तो आपको वाटर का नामो निशान नहीं मिलेगा, बिल्कुल हॉट टेम्परेचर होता है। तो इस तरीके से हमारा अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इस और ये 9.1 टेबल, इसमें हमें रीजन के नाम दे रखे हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन्स हो गया, डेजर्ट हो गया, सी हो गया, और एनी अदर हम नॉर्मल अपना ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि किस तरीके के ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स और एनिमल्स लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्लांट्स का लें तो फॉरेस्ट में कौन सा प्लांट एक कॉमन है? बैनियन ट्री। नॉर्मल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में होता ही है ये, ठीक है। माउंटेन्स पे पाइन ट्री होता है, डेजर्ट में कैक्टस होता है, सी में ले लो आप सी ग्रास, ठीक है। अगर हमारे इधर पे नॉर्मल ले लो तो फिर मैंगो, ठीक है। और फॉरेस्ट में देखा जाए अगर एनिमल का तो लायन फॉरेस्ट में रहता है, ठीक है। और माउंटेन्स में लेपर्ड रहता है, डेजर्ट में कैमल,
सी में फिश, और अदर इधर हमारे नॉर्मल देखो सिटीज़ वगैरह में तो डॉग। अगर एक और एग्जांपल ले हम लोग फॉरेस्ट का, तो टाइगर फॉरेस्ट में रहता है, माउंटेन पे याक रहती है, डेजर्ट में हमारा स्नेक रहता है। डेजर्ट स्नेक अलग तरीके के होते हैं, ब्राउन कलर के, कभी आपने देखे हो तो। और सी में हमारा क्रैब्स रहते हैं, और इधर पे कैट। अगर हम एक और प्लांट का एग्जांपल लें तो जैसे पीपल ट्री, पीपल ट्री होता है, माउंटेन्स में ओक्स होते हैं, ओक्स बोल लो या देवदार बोल लो, ठीक है। डेजर्ट्स में हमारा बबूल होता है। सी में अगर हम देखें तो नॉर्मल हमारी एल्गी भी सी में ही होती है, ठीक है। और इधर देखा जाए तो गुआवा ट्री, कुछ भी लिख सकते हैं, बनाना ट्री, कुछ भी लिख सकते हैं। और आप और भी इसे टेबल को एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसी तरीके से अब हम बात करेंगे हैबिटाट और उनके एडेप्टेशन में। हैबिटाट मतलब वो कहाँ पर रहते हैं, कैसा उनका सराउंडिंग होता है। और एडेप्टेशन मतलब वो जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं उन्होंने उस चीज़ को किस तरीके से अडेप्ट किया या किस तरीके से रह रहे हैं, ठीक है। इन द सी plants and animals are surrounded by saline salty water, most of them use the air dissolve in water, ठीक है। तो सी में क्या होता है, वो सॉल्टी वाटर होता है ऑब्वियसली, वो सारे उससे सराउंड होते हैं, मतलब फिश वगैरह या जो भी प्लांट्स हैं वो सॉल्टी वाटर में होते हैं क्योंकि सी सॉल्टी होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व इन वाटर। अब हम तो अगर ऑक्सीजन लेना है तो नॉर्मली सांस ले ली, वो कहाँ से, पानी में सांस नहीं होती, तो वाटर में जो एयर डिजॉल्व होती है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, वो उसको कंज्यूम करते हैं। देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट इन द डेजर्ट। द एनिमल एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो जैसे कि डेजर्ट में हो गया, डेजर्ट में क्या होता है, बहुत गर्म होता है, दिन में तापमान बहुत गर्म होता है टेम्परेचर, और रात में टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। जैसे अगर हम एग्जांपल लें माउस का और स्नेक का, जो डेजर्ट में रहते हैं, तो वो ऐसे बरोज बना के रहते हैं, इधर देखिए, ऐसे बरोज बनाकर डेजर्ट के नीचे रहते हैं, और वो दिन भर तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसलिए अंदर ही रहते हैं। थोड़ा रात के समय जब सूरज थोड़ा ढलता है, एकदम रात में भी नहीं, क्योंकि एकदम रात में टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है डेजर्ट, इसलिए वो एकदम रात में भी डेजर्ट में आ जाता है। तो नॉर्मल मिडिल टाइम में जब सूरज ढल रहा होता है और हीट कम हो जाती है, तब वो इन बरोज से बाहर निकलते हैं। द बॉडी, अब इस तरीके से हमने बात करी सी की और डेजर्ट की। अब इनके बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। तो डेजर्ट में हमें पता है एक एनिमल रहता है कैमल, डेजर्ट में बहुत फेमस है, हर चीज़ के लिए डेजर्ट में ये यूज़ किया जाता था एंशियंट टाइम्स में, और अभी भी कहीं कहीं। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है कि इसको बहुत हेल्प मिलती है डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए, मतलब वो सूटेबल है, वो वहीं के लिए बना है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प देम कीप देयर बॉडीज़ अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। तो डेजर्ट में बहुत हीट होती है, जिसकी वजह से उसकी सैंड भी गर्म होती है ऑब्वियसली, तो वो सैंड से एक्चुअल में ज़्यादा हीट लगती है, तो उनके पैर ऊंचे ऊंचे होते हैं, कैमल के पैर ऊंचे होते हैं, ताकि सैंड से वो ज़मीन से सैंड से थोड़ा ऊंचे रहे, मतलब उनकी बॉडी थोड़ा ऊपर रहे, तो वो सैंड की गर्मी, सैंड की हीट उन्हें ना लगे। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज़ ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। वो यूरिन बहुत कम मात्रा में करते हैं, बहुत कम अमाउंट में, और उनका डंग जो उनका गोबर होता है वो एकदम ड्राई होता है, और वो स्वेट नहीं करते, मतलब उनको पसीने नहीं आते हैं। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। तो जैसा कि हमें पता है कि डेजर्ट में वैसे ही पानी की कमी होती है, तो कैमल्स अपनी बॉडी से इतना कम वाटर वेस्ट निकालते हैं कि इस वजह से वो क्या कर काफ़ी दिन तक बिना वाटर के जी सकते हैं, क्योंकि वो एक बार पानी पी लेते हैं और उसको वो काफ़ी दिन तक चला सकते हैं अपनी बॉडी में, क्योंकि वो ना ही स्वेट रिलीज़ करते हैं, उनका यूरिन बहुत कम होता है और उनका डंग भी ड्राई होता है। इसी तरीके से अगर हम सी का एग्जांपल ले फिश, तो फिश कैसे होते हैं, ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। अगर फिश में देखा होगा तो उनका शेप कॉमन होता है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, शिप की भी, एक्चुअली शिप की भी बॉडी, शिप ऐसे बनता है ना हमारा, अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊं आपको तो शिप ऐसे बनता है ना हमारा, कुछ कुछ शेप या नाव, क्योंकि यही स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर में फिशेज भी होती हैं।
ऑल द वंस शो हेयर हैव द स्ट्रीमलाइन शेप, स्ट्रीमलाइन शेप होता है। दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड द वाटर, ये शेप हेल्प करता है इन्हें पानी में आराम से मूव करने में, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए पानी आया, मान लीजिए ये फिश है कोई, यहाँ से पानी सामने से आ रहा है, वो आराम से यहाँ से स्लिप हो जाएगा, आराम से यहाँ से स्लिप हो जाएगा, पीछे से भी आ रहा है तो आराम से यहाँ से स्लिप होकर बगल से निकल जाएगा। अगर आप सोचिए ये फ्लैट होता, ये ऐसा होता, तो यहाँ पे पानी रुक जाता, मतलब यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता, रुक जाता, जो कि फ़िश को आगे बढ़ने में, फर्दर आगे जाने के लिए बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती, बहुत उसको रुकावट पैदा होती है। इसलिए ये बॉडी शेप कुछ ऐसा होता है फिश का, यहाँ से पतला और बीच में से मोटा, ताकि अगर पानी आए तो वो बगल में से निकल जाए। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज़, फिश के जो स्केल, आप कभी बॉडी पे अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आप मछली खाने वाले हैं तो कभी अपने फादर के साथ मार्केट में जाइएगा तो देखिएगा कि फ़िश की बॉडी पे स्लिपरी स्केल्स होते हैं। वो जो भी वो मछुआरा होता है वो उन स्केल्स को निकालता है पहले आपको मछली देने से पहले, तो वो स्केल कुछ ऐसे कांच टाइप या प्लास्टिक का कुछ टाइप लगेंगे, ऐसा लगेगा कि ये कांच है। वो स्लिपरी स्केल्स होते हैं जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं वाटर से या सॉल्टी वाटर से। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड हेल्प ईजी मूवमेंट थ्रू द वाटर। स्लिपी होते हैं तो पानी में आराम से मूवमेंट के लिए हेल्प भी करते हैं और फिश की बॉडी को पानी से बचा के भी रखते हैं। Fish have flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balance in water. उनके जो फिन्स होते हैं और उनकी टेल होती है, वो मतलब उनको डायरेक्शन देने के लिए, जब वो पानी में मूव करती हैं तो उनको डायरेक्शन देने के लिए हेल्प करता है और उनकी बॉडी का बैलेंस बनाए रहता है। क्योंकि हमने पढ़ा था फ़िश की मूवमेंट कुछ अलग तरीके की होती है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने फ़िश की मूवमेंट के बारे में। इस वजह से उसकी मूवमेंट ऐसी होती है कि अगर उसके फिन्स ना हो या टेल ना हो तो वो कहीं भी चली जाएगी, एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। तो फिश के पास गिल्स होते हैं अराउंड, अगर मैं यहाँ फिश का एक डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पे अराउंड उसके गिल्स होते हैं, ये स्लिपरी स्केल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे गिल्स होते हैं फिश के, वो उसको मदद करते हैं ऑक्सीजन लेने में वाटर से, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है ना उसको लेने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा दो अलग अलग बिल्कुल डिफरेंट अडेप्टेशन, जैसे कि एक डेजर्ट हो गया, ठीक है, और एक सी या मैराइन एडेप्टेशन हो गई, बिल्कुल अलग होते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है, ऊँट के पैर कितने लंबे हैं, वो ज़मीन से कितने ऊंचे पर है उसकी बॉडी, ठीक है। इनकी एक और बात इसमें जो बताई गई, गर्दन भी काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि डेजर्ट में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ और उनकी ब्रांचेस ऊपर ऊपर होती हैं, तो इनकी गर्दन ऊंची होती है ताकि वो पत्तियाँ और ब्रांचेस को खा सकें, ठीक है। इनके पास ये जो हम्प होता है ना, इसमें वाटर और फूड भी स्टोर कर लेते हैं, ये भी नहीं बताया इन्होंने। इन जो कैमल के पास हम्प होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें ही वो दिनों दिनों तक का फूड और वाटर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग हैबिटाट में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको अडेप्ट करके, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन इसी को कहते हैं। जस्ट लाइक कैमल की टांगे बड़ी हैं, गर्दन ऊंची है, उसके पास हम्प है, वो यूरिन बहुत कम मात्रा में एक्सक्रीट करता है, और फिश के पास स्लिपरी स्केल है, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप में है। तो यही इन्हीं चीज़ों को एडेप्टेशन कहते हैं, क्योंकि वो उन कंडीशंस में रहने के लिए उनकी बॉडी एडेप्टेड है। कैमल की बॉडी डेजर्ट में रहने के लिए एडेप्टेड है, ठीक है। इसी को एडेप्टेशन कहते हैं। उनके फीचर्स, जैसे कैमल के फीचर्स हैं कि उसकी टांगे बड़ी हैं, फिश के फीचर्स हैं कि उसके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी और स्लिपरी स्केल्स हैं, ये इनके फीचर्स हैं इनकी और उनकी हैबिट, जैसे कैमल की हैबिट रहने की और फिश की मूव करने की हैबिट अलग अलग तरीके की। इस तरीके से इन्हीं चीज़ों को हम एडेप्टेशन कहते हैं, जो उनको उस हैबिट में, जैसे कि फ़िश को मैराइन हैबिट में और कैमल को डेजर्ट वाले हैबिट में रहने के लिए, हैबिटाट में रहने के लिए मदद करते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम एडेप्टेशन कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में समझें तो अपनी सराउंडिंग्स को अडेप्ट कर लिया इन्होंने अपने तरीके से, ठीक है। अपनी बॉडी को उस तरीके से ढाल लिया कि वो सराउंडिंग में रह सके, उस सराउंडिंग को अडेप्ट कर लिया, इसे ही एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मतलब उनका रहने का स्थान। तो एडेप्टेशन भी बदल जाती है ऑर्गेनिज्म की उनके ड्वेलिंग के हिसाब से, यानी उनके रहने के स्थान के हिसाब से।
द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड द हैबिटाट, मतलब वही जो सराउंडिंग्स हैं जिसमें एनिमल या कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसे हम हैबिटाट कहते हैं। हैबिटाट मीन्स अ ड्वेलिंग, अ प्लेस, अ होम, मतलब हैबिटाट मीन्स ड्वेलिंग, उनके रहने का स्थान। सीधी सी बात है, आप जैसे मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली का हैबिटाट क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है, इस तरीके से। मगर आप शिमला या फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर हमेशा डाउन ही रहता है। आप नीचे की तरफ जाएंगे केरला वगैरह, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर हाई रहता है। इसी हैबिटाट कहते हैं हम, इन सराउंडिंग्स को ही हैबिटाट कहते हैं। हमारे आसपास क्या है, पेड़ पौधे किस तरीके के हैं, और शिमला वगैरह में पेड़ पौधे किस तरीके के होते हैं, इन्हें ही हम लोग हैबिटाट कहते हैं। द हैबिटाट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। आप एक हैबिटाट उस ऑर्गेनिज्म को सब कुछ प्रोवाइड कराता है जो उसे चाहिए होता है। जैसे एक फिश है, उसको अपने पानी में इतना खाना मिल जाएगा, पानी में ही रह रही है तो उसका शेल्टर हो गया, पानी से ही वो डिजॉल्व्ड एयर को अपने गिल्स के थ्रू ले रही है, ठीक है। वाटर, पानी वाटर है ही है, और फूड भी उसे प्रोवाइड होता है। कैमल है, कैमल को भी वाटर कहीं ना कहीं, डेजर्ट में ऐसी बात नहीं है, वाटर होता है कई कई जगहों पे, मिल जाता है। फूड भी उसको मिल जाता है, उसकी गर्दन लंबी होती है, बबूल के पेड़ से वो खाना खा लेता है। शेल्टर उसका वही शेल्टर है। तो एक तरीके से एक हैबिटाट उस ऑर्गेनिज्म को सब कुछ प्रोवाइड कराता है जो उसे चाहिए होता है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटाट। कई तरीके, एक हैबिटाट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्गेनिज्म रहेगा, कई रह सकते हैं। जैसे मैराइन हैबिटाट में फिशेज रहेंगी, क्रैब्स रहेंगे, श्रिम्प्स रहेंगे, शार्क रहती है, व्हेल रहती है, बहुत कुछ रहता है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेट टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। जो लैंड पे रहते प्लांट और एनिमल्स, जैसे कैमल हो गया, लायन, हम टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के लोग हैं। तो इस हैबिटाट को जिसमें हम रहते हैं इसे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट कहते हैं। सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, कोस्टल एरियाज एंड माउंटेन रीजन। तो इसके एग्जांपल क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के? फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड मतलब जहाँ बड़े बड़े ग्रासलैंड वहाँ लायंस रहते हैं, ठीक है। डेजर्ट जहाँ कैमल्स वगैरह रहता है, कोस्टल एरियाज मैंने बताया जैसे पूरी था कोस्टल एरियाज, माउंटेन रीजन। तो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के सम एग्जांपल है। ऑन द अदर हैंड द हैबिटाट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटाट। तो जो एनिमल और प्लांट एक्वेटिक हैबिटाट में रहते हैं, यानी जो पानी में रहते हैं, जैसे पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में, सी में, ओशंस में, उन्हें हम लोग एक्वेटिक हैबिटाट कहते हैं। एग्जांपल दे रखे हैं लेक्स, रिवर्स, ओशन, ठीक है, पॉन्ड, सी, सब कुछ आ जाएगा। मतलब पानी से रिलेटेड जितनी वाटर बॉडीज है सब इसमें आ जाएगी एक्वेटिक हैबिटाट में, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन अ हैबिटाट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किसी हैबिटाट में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं वो जीते जागते, जैसे मान लीजिए मैराइनी हैबिटाट है, एक्वेटिक हैबिटाट है, तो उसमें जैसे फिशेज हैं और क्या कहते हैं आपका श्रिम्प है, क्रैब्स हैं, तो ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स है क्योंकि ये जीती जागती चीज़ें। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटाट कंस्टिट्यूट्स इट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो किसी भी हैबिटाट में, अब जैसे हमने एक्वेटिक का एग्जांपल लिया था, सी के अंदर मड होती है, सैंड होती है, ठीक है, रॉक्स होते हैं, ठीक है, वाटर होता है, तो ये सब उसके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम बायोटिक कहते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम एबायोटिक कहते हैं। वैसे एबायोटिक नॉन लिविंग है, लेकिन बायोटिक को जीने के लिए एबायोटिक की बहुत ज़रूरत है। जैसे फिश का ही ले लो, वाटर ना हो तो क्या वो जी पाएगी? वाटर के बाहर वो नहीं जी सकती है, ठीक है। इस तरीके से अगर हमको ले लो तो हम वाटर में नहीं जी सकते, हम एयर में ही जी सकते हैं, प्लांट्स बिना सनलाइट के नहीं जी सकते हैं। इस तरीके से उनको एबायोटिक कंपोनेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, बायोटिक कंपोनेंट्स को। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो लिविंग होते हैं, ठीक है, एबायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं। इस तरीके से लार्ज वेरिएशन होता है हर तरीके के हैबिटाट में। जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में अलग, जैसे फॉरेस्ट वगैरह होता है, ठीक है, एक्वेटिक हैबिटाट में अलग होता है, बहुत वेरिएशन होता है अलग अलग हैबिटाट्स में। Abiotic factors like air, water, light and heat are important for the growth of plants, ठीक है। प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है लाइट, एयर, वाटर। हमारे लिए भी वाटर, एयर ज़रूरी है, फिशेस के लिए भी वाटर और वाटर ही ज़रूरी है एक्चुअली, वो रेस्पिरेशन भी वाटर के थ्रू ही करती हैं। इनफैक्ट एबायोटिक फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने बता दिया पहले कि बायोटिक फैक्टर को जीने के लिए एबायोटिक फैक्टर की ज़रूरत है, ठीक है। हर एबायोटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है बायोटिक कंपोनेंट, यानी हम लिविंग थिंग्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट का एग्जांपल लें तो स्प्राउट्स निकलते देखा है आपने, हमने फर्स्ट चैप्टर में स्प्राउट्स निकाले थे, ठीक है, एक एक्टिविटी में। उसको एक्चुअल में जर्मिनेशन या जर्मिनेटेड सीड्स कहते हैं, क्योंकि
उसमें से स्प्राउट्स निकले, वो चल के कल को प्लांट या ट्री बनेगा, उसे हम उन सीड्स को, जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं, उन्हें जर्मिनेटेड सीड्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। वो एक बिगनिंग होती है लाइफ एक न्यू प्लांट की। आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है कि कुछ मूंग दाल के या चने की सीड्स लेने हैं और उनको जर्मिनेशन करवाना है, उनमें स्प्राउट्स उगाना है। अब आपको क्या करना है, कुछ को तो आप पानी में ही छोड़ दीजिए, ठीक है, कुछ को आप रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, कुछ को आप सनलाइट में रख दीजिए और कुछ को आप एकदम डार्क रूम में रख दीजिए। और कुछ दिन बाद आप नोटिस करेंगे कि किस में जल्दी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एक डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशन जर्मिनेट यूनिफॉर्मली, मतलब पांचों कंडीशन जिसमें आपने एक में रेफ्रिजरेटर में रखा, एक में पानी में रखा, एक में डार्क में रखा, डार्क रूम में जहाँ पे सनलाइट आने का कोई नामो निशान नहीं है, और एक में आपने थोड़ा सा जहाँ सनलाइट आती है वहाँ रखा, सब में क्या यूनिफॉर्मली होगा ग्रोथ? नहीं। रेफ्रिजरेटर में तो बिल्कुल नहीं होगा, रुक ही जाएगा या बहुत धीरे होगा। ठीक है, डार्क रूम में भी कम होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में ज़्यादा ग्रोथ होगी। ठीक है, और डार्क रूम में बिल्कुल कम ग्रोथ होगी। इस तरीके से ये फैक्टर, इससे हमें पता चलता है कि एबायोटिक फैक्टर भी ज़रूरी है लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए और लिविंग थिंग्स के लिए, प्लांट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि प्लांट्स बिना सनलाइट के जिंदा नहीं रह सकते। वही एक तरीके से उनका फूड है, क्योंकि वो सनलाइट की मदद से ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाते हैं, जो कि वो कंज्यूम करते हैं और उनसे हमें भी फूड मिलता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में से सॉल्व कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।